मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें मुस्तफ़ा से ब्याह कर लाए हैं, वरना मैं तुम्हें कभी ब्याह के ना लाती मुस्तफ़ा से। बीवी समझदार हो ना, उसको नकारा शौहर को भी चला लेती। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी इस शख्स के साथ ब्याह। शकीना, मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना। मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब कर लिया ना, तो निभाओ। ये आज के दिन के लिए जिंदा था कि मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे। कि मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की हो। मेरे और उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, और जो वो अब बन गया है मुझे नहीं लगता मैं उसका जिंदगी गुजार पाऊंगा। Pack your stuff and get out of my house. कभी मैं कभी तुम देखिए 2 जुलाई से हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोग, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं आप लोगों की दुआओं से थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जा रही हूँ। और आज कुछ आवाज़ पहले से कल से बेहतर है, फील हो रहा है कुछ। बड़ी लौंगे, बड़े गरारे, और अब बस बहुत हो गया, एंटीबायोटिक शुरू कर दिए। कितना हम अपने आप पर आराम से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ये खा लो, वो खा लो, मतलब अच्छा हो बुरा हो सोच के, नहीं सोचे बगैर कोई ना कोई फ़ैसले अपने लिए ले लेते हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में, ज़िंदगी में बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि ये करना है तो करना है। सारे लोग नहीं होते, लेकिन बहुत आम लोग होते हैं। यानी कि अगर परसेंटेज लूँ मैं, 100 में से 80% लोग जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ उसके लिए पर्टिकुलर होते हैं। हमें हमारी माँ ने, हमारे वालिद ने बड़ा प्यार से पाल पोस के बड़ा किया होता है। और पता है ये उनको मैं क्रेडिट इसलिए नहीं देती कि अल्लाह ताला ने ये फीलिंग्स इंसान के अंदर डाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करता है कंपैरेटिवली। अगर आपके सामने तराजू रखा जाए ना कि आप अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं या आप अपनी औलाद से, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि 90% रिज़ल्ट ये आएगा कि आप अपनी औलाद के लिए अल्लाह ताला ने कोई इनबिल्ट चीज़ आपके अंदर डाली होती है कि उनके लिए आप एक्सपेक्टेशंस के बग़ैर कुछ करते हैं। वरना इंसान जो है ना, वो गिव एंड टेक वाली चीज़ है। बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस वो इस दुनिया में अच्छाई के लिए ही आए होते हैं। उनमें परसेंटेज फरिश्तेपन की ज़्यादा होती है, इंसानियत इंसान वाली कम होती है। लेकिन अगर आप 90% लोग देखें, वो अपने बच्चों से वो इतना प्यार करते हैं कि मैंने कितने सारे लोगों को अपने औलाद के लिए, यानी अगर आप डॉक्टर कहेंगे ना कि आप अपना दिल निकाल के उनको दे दें कि वो ज़िंदा रहें, तो कर देंगे वालिदैन, ये गारंटीड है, कर देंगे वालिदैन। हाँ, औलाद को भी हमने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है, लेकिन ये जो फीलिंग है पेरेंटिंग की, ये इस दुनिया की इस फीलिंग को कोई और फीलिंग जीत ही नहीं सकती, मुकाबला ही नहीं कर सकती। ये मुझे लगता है सबसे प्यारी फीलिंग है, एक पेरेंट होना। और पेरेंट में भी एक माँ होना। माँ जज्बाती होती है, माँ ज़्यादा केयरिंग होती है। फितरतन भी डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली औरत होती है केयरिंग मर्द के मुकाबले में ज़्यादा। चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, तो आप कंपैरिजन करेंगे कि आपके बेटे से ज़्यादा आपकी बेटी आपका ख्याल रख रही होगी। एक गिल्ट इंसान को हमेशा रहता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। अब पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं एज स्टूडेंट, लेकिन आपको ये पता होता है कि हाँ मेरी पूरी तैयारी है, मैं ये पेपर अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि मैंने तैयारी इतनी अच्छी की है, मेहनत इतनी अच्छी की है। और आप अच्छा पेपर करके आते हैं तो आपको ये अंदर से पता होता है।
हालांकि आप पहली दफ़ा वो उस क्लास का पेपर दे रहे होते, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैंने बड़ी अच्छी तैयारी की है, बड़ी अच्छी यादाश्त है मेरी और मैं सब बहुत अच्छा पेपर करके आई हूँ। मगर जॉब में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप जॉब का इंटरव्यू अच्छा देकर आए हैं और आपको सारे जितने भी जो भी आपके हेड्स हैं वो आपको देख रहे हैं और इंटरव्यू से आप उनके चेहरे के तासुरात पढ़ सकते हैं, आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा जॉब इंटरव्यू देख के आए। एक चीज़ ऐसी है जो है पेरेंटिंग, यानी कि जब आप माँ बनती हैं तो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है और वो गिल्ट आपको सताता रहता है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे काफ़ी साल पीछे जाना पड़ेगा। जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि मैं उसको कैसे हैंडल करूं और मुझे लगता था ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक माँ बनना। बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कैसे कराया जाए, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा लगता था कि मेरा कसूर है। बच्चा दुबला है तो उसको मैं मोटा नहीं कर पा रही, मेरा कसूर है। यानी कि अगर बच्चा रो रहा है तो मैं भी साथ रो रही होती थी क्योंकि हैंडल नहीं करना आ रहा था। मगर जहाँ तीसरे बच्चे की मैं माँ बनी तो मैं फिंगर टिप्स पे थी, ये इसको ऐसे सही कर दो, ये इसको ऐसे सही कर दो। सो मैंने और आपने भी अपनी गलतियों से सीखा। जो चीज़ें हमने अपने पहले बच्चे पर अप्लाई की वो हम दूसरे या तीसरे बच्चे पर अप्लाई करने से, या क्या अप्लाई करना है और क्या नहीं करना, वो उसके लिए हम थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता मास्टर हो जाते हैं। सो पुराने ज़माने में तो खैर 8-9 बच्चे हुआ करते थे और उसी तरह हम कहते हैं कि हमसे तो 2 या 3 नहीं पलते। पता नहीं हमारी माँओं ने, नानियों ने, दादियों ने कैसे ही पूरा का पूरा टब्बर पाल लिया। मगर शायद वो उस ज़माने के बच्चे इतने डिमांडिंग नहीं थे जितने आजकल के बच्चे डिमांडिंग हैं। सो आज बेसिकली हमारे शो पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा, आप पहली औलाद के ऊपर क्या क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स की और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आने के बाद जो अगले बच्चे थे उनके ऊपर क्या हमें आसानी हुई, क्या क्या सीखा। सेलिब्रिटीज़ आपको बताएंगे ताकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनके बच्चों के एक्सपीरियंसेस से आप इतना सा भी लर्न कर सके। आज के सुबह की ड्यूटी हमारी पूरी। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा टॉपिक कि हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा अपने बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से। और मेरे पास इस वक्त यहाँ जो माएँ, सेलिब्रिटी माएँ मौजूद है, ज़ाहिर है उनके पास एक्सपीरियंसेस है एक से बढ़ के ज़्यादा। किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 हैं तो आइए उनके एक्सपीरियंसेस से उनकी गलतियाँ जो उनको खुद लगता है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा वो आपसे शेयर करें ताकि उनकी गलतियों से आप खुद सीख सके। मेरे पास इस वक्त बड़े दिनों बाद सरवत गिलानी यहाँ मौजूद है। छोटी वाली ने थोड़ा सा टाइम दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू बी हियर। सेम हियर। तो मुझे ये सरवत, सुबह सुबह आप आराम से उठ के आ गई छोटी बच्ची के बावजूद या? बिल्कुल, मैं सोई लेट तो हाँ। सुबह लेट उठी और फिर वो आपको तो पता है ये तो लेट नहीं है, हमारी नज़र में तो ये बहुत जल्दी है। सुनीता मार्शल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको बहुत बहुत हज की मुबारक। थैंक यू, बहुत एंड आई होप आप जल्दी से आपकी तबीयत ठीक हो जाए। आपका गला काफ़ी खराब है। इंशाल्लाह छुट्टी नहीं कर रही। अब छुट्टी नहीं, बस अभी वीकेंड थोड़ा सा गले को आराम दूंगी। एंड आई एम श्योर आपके बच्चे भी बड़े खुश हुए होंगे आप लोग को देख के वापस। हाँ, अभी तो बाकी 2 तो बाहर चले गए। बलाज ने जो इजहार मोहब्बत किया आने के बाद वो तो फिर मैं बताऊंगी अभी। और हमारे साथ है जी रफीका शफात। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच निदा। छोटे छोटे बच्चों की थैंक यू छोटे छोटे बच्चों की माओं को सुबह सुबह बुला लिया मैंने। नहीं, बहुत आपका शुक्रिया, आप बुलाती हैं, मज़ा आता है आपके प्रोग्राम में हमेशा ही जी। अब तो मतलब मैंने कहा ज़रा काफ़ी अच्छी सी टिप्स हमने आज जो है सुबह सुबह लोगों को दे देंगे। और जाहिर है इन सबसे बढ़कर ये तो एक्सपीरियंसेस की बात है और बाकी जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी बहुत ज़रूरत है इस प्रोग्राम में शामिल करने की कि क्या जो हम माएँ बात कह रही हैं उस पर सही का टप्पा लग जाए।
सो प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ज़िंदगी में शामिल करना कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होती है। सो हमारे पास डॉक्टर नीलम नाज है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरी फेवरेट। बहुत शुक्रिया। हज की बहुत बहुत मुबारक। एंड अगेन निदा, बहुत अच्छा टॉपिक, यू नो, आप पेरेंटिंग पे टॉपिक रखती हैं तो यू नो कोई भी दिन हो, कोई भी टाइम हो, सो यू नो आई हैव टू बी अवेलेबल, क्योंकि इसकी अवेयरनेस की हमें जितनी ज़रूरत है। अगर इस एज पर काम हो जाए, बच्चों की यू नो सही साइकोलॉजिकली अपब्रिंगिंग हो जाए, तो बाद में आप मसलों से बच जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, यू नो, अ वेरी गुड टॉपिक। सो अभी हम शुरुआत एक्चुअली करते हैं प्रेगनेंसी से, क्योंकि शायद हमारी ख़वातीन को, बहुत सारी ऐसी सासों को ये नहीं पता कि जब बहू प्रेग्नेंट होती है तो उसी वक्त से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। और मैंने फ़राह हुसैन ने अपने किसी शो पर वो इंट्रो दे रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो यहूदी कौम है, अगर हम नोट करें तो वो थोड़ी सी ज़हीन भी होती है, इसलिए क्योंकि वो प्रेगनेंसी में 4 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तो मैंने मतलब उनकी कोटेशन को मैंने याद रखा कि वो 4 महीने की प्रेगनेंसी में मियाँ बीवी मैथ्स के सम्स मुश्किल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, अच्छी बुक्स रीड कर रहे होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन वाली होती है। सो वो बच्चा सुन रहा होता है, उसी वक्त से वो काम करना शुरू कर देते हैं अपने औलाद पर। सो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी से ही तरबियत शुरू हो गई औलाद। लेकिन इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पर जब माएँ, अक्सर होता है ना, सिर्फ लोरी जो होती है वही आप सुना रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस पर आके लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम। एग्जैक्टली, वो कहते हैं पागल हो गई है, इसको क्या हो गया, मजाक भी उड़ा रहे हो। और फिर वो इन्वायरमेंट भी, अगर देखिए जनरली माशाल्लाह हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग ऐसे घरानों से, शायद हमने वो चीज़ें नहीं देखी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी जो और दूसरी बाहरी ज़िंदगी का, दुनिया का प्रेशर होता है, उसके तो बहुत नखरे हैं। वो हेल्दी इन्वायरमेंट भी फराहम नहीं किया जा रहा होता एक प्रेग्नेंट औरत को आम घरों में। बिल्कुल ऐसे कि इसके तो बहुत नखरे हैं, हमने तो इतने देगचे पका लिए। वो आम बातें हैं शायद जो सबको नहीं पता, कुछ घरों में, ज़्यादातर घरों में ये बेयर की जाती है। बिल्कुल, आई थिंक सपोर्टिव हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई रिमेंबर जब मैं अभी रिसेंटली एला से प्रेग्नेंट थी, तो वो यही होता था कि अरे हमने तो इतने बच्चे चलते फिरते कर लिए और ये कर लिए, और हम लास्ट दिनों तक काम कर रहे थे। और बट आई थिंक कि एक औरत जब घर पे होती है, या एक लड़की जब घर पे होती है, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में, आपको ख़ुद कुछ नहीं पता होता। आप बहुत दफ़ा बुक्स पढ़ रहे होते हैं, पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। सो एट दैट टाइम उनके इन लॉज का या उनके हस्बैंड का सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड। और अ लॉट ऑफ टाइम साइकोलॉजिकली आपको बहुत सारी चीज़ें जब नहीं भी हो रही होती हैं, तो वो आपको दिमाग में लगता है कि हो रही हैं। तो उस वक्त अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट होता है, तो वो मेंटल हेल्थ आपकी एटलीस्ट अच्छी रह सकती है। अनदर थिंग निदा, मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कभी नहीं हुआ इन माई टू सन्स, मगर इस दफ़ा मुझे एक्चुअली पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है मुझे समझ आई। मैं अपनी बेबी को 4 दिन बाद हॉस्पिटल में मिली, बिकॉज़ मेरा अपना बहुत सीरियस सर्जरी हुई थी। तो मैं जब 4 दिन बाद मिली, और मैं वो स्ट्रगल कर रही थी दूध पीने के लिए, और मैं ख़ुद स्ट्रगल कर रही थी, तो मुझे ये फीलिंग आई कि मैं इसको गिरा देती हूँ। तो अगर मैं इसको गिरा दूँगी तो ये सारी टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। एंड आप यकीन करें, मुझे ऐसे जब मैं कमरे में गई, मैं सिर्फ दारो कतार रो रही थी, और मैंने फ़हद से कहा कि मैं इसको मारना चाहती हूँ। तो फ़हद ने कहा ये पोस्टमार्टम ब्लूज़ हैं, सो इट्स ओके, इट्स नॉट योर परमानेंट फीलिंग। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अजीब व गरीब फीलिंग्स आ रही हैं, दे आर नॉट यू, दे आर जस्ट अ मेंटल स्टेट दैट यू आर गोइंग थ्रू। फिर आपको साथ गिल्ट भी हो रही होती है कि मुझे मैं माँ हूँ, मैं ये कैसे सोच सकती हूँ। तो ये अवेयरनेस आई फील या तो पोस्टमार्टम के लिए पढ़ें प्रेगनेंसी से पहले, बिकॉज अगर आपको है तो आपको पता होना चाहिए। यू आर द फर्स्ट वन हु शुड नो दैट यू आर गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन में आपको कुछ भी हो सकता है। सो फॉर द फर्स्ट 4 months आई वॉज इन अ वेरी डार्क प्लेस, और सुसाइडल थाट्स भी आती हैं आपको लगता है आप बस अकेले हैं, ग्लूम और डूम वो हो जाता है। सो पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है
जिस पे हम बात नहीं करते। अच्छा, इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, क्यों होता है ये? क्योंकि मैंने बहुत खबर, अभी तुम्हारी तरफ भी आऊँगी, ज़ाहिर है तुमने भी अभी बच्ची डिलीवर की है, इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है? देखिए नदा, इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं। एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ। देखिए हमारे यहाँ इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग कि वी प्रमोट फैमिलीज, वी प्रमोट हैविंग चिल्ड्रन, लेकिन हर एक बच्चे को पैदा करना इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, राइट? तो फिज़िकली आपकी बॉडी जिन चेंजेस से गो थ्रू करती है उसका आपकी मेंटल हेल्थ पे एक टोल होता है, एक इफेक्ट होता है। आप जितने ही हेल्दी क्यों ना हो, आप जितने ही एक्टिव क्यों ना हो, इट टेक्स अ टोल ऑन यू। आपकी कैल्शियम कितनी जा रही है, लाइक शी सेड कि उनकी काफ़ी डिफ़िकल्ट डिलीवरी रही। तो वो सारी चीज़ें, और हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्ट्रेस अगर आपके माहौल में होगा तभी आपको पोस्टमार्टम होगा। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपके आसपास वो सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप पहले से डिस्टर्ब चले आ रहे हैं तो आपके चांसेस जो हैं पोस्टमार्टम के बढ़ जाते हैं। लेकिन जो डिलीवरी के बाद के कम से कम 3 से 4 महीने हैं, एग्जैक्टली द टाइम पीरियड दैट यू मेंशन, जिसमें इनको डिप्रेशन की फीलिंग्स आ रही थी, वो फिज़िकली और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होता है। तो क्योंकि आपके हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपका मूड, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो आपके हार्मोन्स को मैनेज करता है। वो डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी के साथ ही वो पूरा अपसाइड डाउन होने लगता है। तो वो क्योंकि इतना डिसबैलेंस होता है और उसको अपनी जगह पर आने पे वक्त लगता है, तो इस वजह से मूड जो है आपका वो डिसरेगुलेटेड। पुराने लोग नहीं मानते इसको, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जाहिर है जो हमारे घरों के सरबराह होते हैं, बेसिकली सासें समझ लें, माएँ समझ लें, वो नहीं मानते। ये ज्यादती है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह सकती कि ये क्योंकि हमें अब टर्म पता चला है तो अब ये होने लगा, ये ऐसा नहीं है, होता उस ज़माने में भी था। अब आप रिकॉल करेंगे, अगर आपके बहुत सारे सिबलिंग्स हो, आप देखेंगे कि छोटा वाला पैदा हुआ, वो तो अम्मी तो थी नहीं, अम्मी तो एब्सेंट थी, अम्मी शायद सोती रहती थी या अम्मी उससे कनेक्टेड नहीं थी। तो जब हम बैक ट्रैक करते हैं तो हमें समझ आता है कि शायद इनको भी ये चीज़ें थी, लेकिन उनको पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। टर्मिनोलॉजी नहीं थी उस वक्त, वो वर्ड्स नहीं थे, वो अवेयरनेस, राइट? तो अब हमें पता चलने लगा, एंड इट्स अ वेरी रियल थिंग ये। और एक और मसला जो हमारी सोसाइटी का ये है कि जब ख़वातीन इजहार करती हैं कि वो डिस्टर्ब हैं, कि वो पेन में है, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम बहुत जल्दी डिसमिस कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं है, इनकी तो आदत है, अरे ये वाली खीली है। एग्जैक्टली, आई एम सॉरी, हमने भी तो किए हैं बच्चे। दैट्स द टर्म। ये क्या सोने की बनी हुई है क्या? अच्छा, मेरा से आई है। मेरा कंसर्न ये है कि अक्सर डॉक्टर्स भी डिसमिस करते हैं औरतों की फीलिंग्स को। जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप अपनी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। अब आपको लगता है कि व्हाई एम आई फीलिंग सो मच, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, मेरे साथ ही कोई मसला होगा कि मैं इतना ज़्यादा फील कर रही हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले ये जो गिल्ट आ रहा है ना कि व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे, जो पोस्टमार्टम के साथ गिल्ट आता है कि मैं अपने बच्चे से कनेक्टेड फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये जो गिल्ट है ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये एक सिचुएशन है, ये एक कंडीशन है। और अगर आपकी डिलीवरी के 6 मंथ्स तक ये फीलिंग रिजॉल्व नहीं होती तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आप पेरेंटिंग की जर्नी में भी साथ 6 महीने लेकिन आपको देने चाहिए, आपको देने चाहिए। 6 महीने आपकी बच्चे के लिए भी तो कितनी इंपॉर्टेंट होता है, जब आप सिर्फ उसको अपना दूध पिला रही होती है। तो क्या जो आपको डिप्रेशन हो रहा है, क्या आपके दूध के जरिए वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है क्या? देखें, फिज़िकली तो उस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होता, और उस एज में बच्चा जो इतनी चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाता, राइट? 3 साल के बाद जब भी आपकी कोई कनेक्टिविटी होती है बच्चे के साथ, वो ज़्यादा इम्प्रिंटेड रहती है उनके जहन में। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास का सपोर्ट सिस्टम कैसा है। अगर आपको एक दूध पिलाना एक बहुत बड़ा बर्डन लग रहा है, बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, क्या वो कह रहे हैं सो के तुम बस ये काम कर लो, बाकी सब हम देख लेंगे, या बाकी बच्चों को हम देख लेंगे, तुम प्रेशर ना लो, यू बी ईजी, यू रिलैक्स। लेकिन होता क्या कि अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदारी डबल और ट्रिपल हो जाती है। सो हाउ ईजीली दैट इज़ मैनेज्ड फॉर यू, वो बहुत मैटर करता है। और आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी, फर्स्ट मंथ ज़्यादा टफ होता है, सेकेंड मंथ थोड़ा सा बेहतर होने लगता है। तो अगर आप प्रोग्रेसिवली बेहतर फील करते जा रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर वो कंडीशन वर्स होती जा रही है तो दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और थोड़ा सा इस चीज़ को प्रोफेशनली जो है यू शुड टॉक टू समबडी अबाउट। तुम्हारी क्या फीलिंग्स थी, लाइक तुम्हारी अभी रीसेंट डिलीवरी? क्योंकि आपने टॉपिक प्रेगनेंसी से शुरू किया था, तो मैं स्टार्ट तो करूँगी कि प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा होता है, उसमें सबसे पहले बेबी की न्यूरल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए जब जिस तरह सुनीता ने कहा कि हम मतलब उनको कोई भी लोरी सुनाते हैं या कुछ भी सुनाते हैं, तो उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस्लामिक वाइज भी है कि आप सूरह कलम पढ़ें, क्योंकि उनकी न्यूरल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो
आपकी सूरह कलम के थ्रू आपकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट अच्छा होता है। जो एक तो कुरान की रीडिंग रेसिटेशन के साथ साथ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत स्मूथ होता है। जो लास्ट ट्राइमेस्टर पे हम आते हैं तो उसमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट है कि बेड रेस्ट पे रहती हैं मोस्टली ख़वातीन, या ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती। अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया कि आप बेड रेस्ट करें, तो मेरे ख्याल में जितनी आप एक्टिव रहेंगी उतनी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है। जितना आप बेड पे रहेंगी और आप कोई काम नहीं करेंगी उतनी सेडेंट्री आपकी बॉडी, आप पुट ऑन वेट भी ज़्यादा कर लेंगे और वही वेट पे शेड ऑफ करना भी डिफ़िकल्ट होता है। जब आपकी डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम की जैसे उन्होंने बात की, तो पोस्टमार्टम इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। मैंने दोनों प्रेगनेंसी में फ़ेस किया है और दोनों बार, और ये 6 मंथ्स से वेरी करके 2 इयर्स तक रहता है। मतलब 2 इयर्स तक अगर कहीं पे भी आपको हिट कर सकता है। जब पहली बार वजदान हुआ था तब भी मुझे बहुत सिवियर हुआ था, जब अभी दोबारा हुआ है तो इनिशियल फेज़ ठीक थे, लेकिन आपको कोई भी ट्रॉमा, कोई भी चीज़ किसी वक्त कुछ भी हिट कर सकता है। हार्मोनल चेंजेस जैसे उन्होंने बताया एक बहुत मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से आपके पोस्टमार्टम। आप खुद डॉक्टर हो तो क्या आप खुद अपने आप को ट्रीट कर पाती थी, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी? पहली बात तो ये कि आपको बहुत सारी चीज़ें खुद पता होती हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जब आप खुद उस स्टेट पर होते हो तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि ब्लैंक हो जाते हो, क्या मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ था तो मुझे इमीडिएटली कोई PPD का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जैसे इन्होंने बताया कि मुझे हॉस्पिटल से आते ही तकलीफ़ मतलब उन्होंने फ़ेस की और मुझे बेबी को कनेक्ट नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, सेकेंड बेबी पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ मेरा, और उस एक्सीडेंट के बाद क्योंकि वो एक ट्रॉमा था तो उस ट्रॉमा ने ट्रिगर कर दिया PPD बच्चे के पैदा होने के बाद कोई एक्सीडेंट हुआ? जी, उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ था। बस उस बेटे के अकीके पे थे हम लोग पेशावर में। और पेशावर में उस अकीके पे मैं ज़मीन पे स्लिप हुई और शीशे का ग्लास डायरेक्ट मुँह पे चला गया। अल्लाह! तो कितने दिन का था वो? 40 डेज़। तो उसके क्योंकि वो एक एक्सीडेंट हुआ था और ट्रॉमा था तो एकदम से आपका किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन वो एक उसने ट्रिगर कर लिया PPD को। तो वो एक बहुत बुरी स्टेज से मैं गुजरी। तकरीबन 2-3 मंथ्स इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगे। और ये अगेन ये वाली बात कि इसमें आपको निकलने के लिए समटाइम्स आपको खुद एफर्ट चाहिए होती है, और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं खुद कर सकते फिर आपको मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है। तो मेडिसिन हो गई या फिर आपने सेशन लिए, दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। और उसके बाद ही फिर मतलब मैं इतनी रिकवर हुई कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपका बेबी होता है तो कुछ मदर्स वेट इतना गेन कर लेती हैं, या फिर आप ऑब्वियसली आपकी बॉडी बहुत बड़ी चेंज होती है आपकी बॉडी में, तो आप उस सारी चेंज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। आपकी बॉडी की चेंजेस, आपके एनवायरनमेंट की चेंज, आपके एक साथ एक छोटी सी लाइफ अटैच हो गई जो कि आप पे ही डिपेंडेंट है। तो वो सारी चीज़ें जब एक साथ एक्सेप्ट नहीं होती तो चेंजेस की वजह से भी आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल गुजरती है। बिल्कुल सही। सुनीता, तुम्हारे साथ तुम्हें याद है क्या हुआ था जब बच्चे हुए थे? तो नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। मेरी माशाल्लाह बड़ी इजी प्रेगनेंसी थी, बड़ी एक्टिव भी रही हो प्रेगनेंसीज में। अच्छा, अब देखिए एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, ठीक है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं सुपर एक्टिव हो गई थी। पता नहीं वो विटामिन्स का असर था क्या था, मैं पूरा दिन घर की सफाइयाँ करती होती थी, बस सफाइयाँ ही करती रहती थी। अच्छा, अब सेकेंड बेबी में मुझे लगा मैं फिर से दोबारा वही हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। मेरा ना उठने का दिल चाहता था, मैं सुबह उठती थी अपने लाउंज के सोफे पे बैठ जाती थी, वहीं से मैं सबको कहती थी ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और वहीं से रात में उठ के सोने चली जाती थी। मतलब मैं इतनी लेज़ी हो गई थी कि कभी कभार मेरी सास कहती थी बेटा थोड़ा सा वॉक करने चली जाओ, और मैं उनसे कहती थी नहीं, मेरा नहीं दिल चाह रहा, मुझे नहीं करनी, और मैंने नहीं की। तो मतलब एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। बाकी मेरा एक्चुअली लेटर स्टेज में जाके थोड़ा सा हुआ जब मैंने अपने ऊपर बहुत सारे काम हावी कर लिए, और फिर मैं आई रियलाइज्ड एट अ सर्टेन पॉइंट कि यार ये मैं ज़्यादती कर रही हूँ खुद के साथ। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये काम थोड़े से कम करूँ और मैं अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूँ। तो वो खैर लेटर स्टेज में आएगा। मैंने कहा अभी आप लोग प्रेगनेंसी से स्टार्ट हुए हैं, फिर मैं उस पर आऊँगी। ओके, हम लोग स्लाइड्स देख, ब्रेक आ गई क्या? अच्छा, ब्रेक के बाद फिर हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ से। ये बहुत रिलेटेबल था और मुझे तो जाहिर है मैं अलग पुराने जाऊँ टाइम पर तो मैं सोचूं मुझे तीनों प्रेगनेंसीज़ में तीसरी में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन मुझे बेबी ब्लूज़ इंतहा से ज़्यादा होते थे। उतना सुसाइडल तक नहीं पहुँची, लेकिन बस मैं हर वक्त रोती रहती थी, मैं खुश नहीं थी। जबकि माँ बनना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, मगर मुझे लगता था कि मेरे ऊपर एक बर्डन है, ज़बरदस्ती मुझसे कुछ कराया गया है या
वो जो फीलिंग एक माँ बनने की वो मैंने तीसरी प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा लगा। और उस वक्त शायद मेरे पास हेल्प थी, मुझे पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रख। जबकि तीसरी दफ़ा जब मैं माँ बनी तो उस वक्त मैं एज में बड़ी थी, जो पिछली दफ़ा मैं माँ बनी तो एज कम थी, तो तकलीफ़ें और वो सब कम होनी चाहिए थी। मगर मेरी थर्ड वाली प्रेगनेंसी में मेरी तकलीफ़ें और वो सब चीज़ें यूँ चली गई, मतलब लाइक बच्चा पैदा करते ही मैं यूँ खड़ी हो गई थी। उसी दिन सबसे मिल रही है, मुबारकबाद देने आ रहे, तो मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था कि हाय मैं तो ये खड़े होकर सबसे मिल रही हूँ। तभी तो बाला आज आपको इतना प्यार करता है। शायद उसकी रीज़न ये है कि वो उसको मैंने इंजॉय करके पाला है। जो पिछले वाले थे मैं ब्रेक के बाद आके दुख भरी दास्तानें सुनाऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा है एज पेरेंट, ये हम आज डिस्कस करें। और शुक्र है कि हम शर्म नहीं करते इस चीज़ में भाई कि हमने ये गलती की यहाँ की। अब प्रेगनेंसी में जो थी गड़बड़ें हमने की वो की, लेकिन जब बच्चे हो गए, जब हाथ में आ गए, फिर क्या गड़बड़ें हुई? क्या तुम स्लाइड लगाओगी? अच्छा स्लाइड ओके। अब एक्साइटमेंट में पहली दफ़ा माँ बन रहे हैं, समझ नहीं आता, हमारी अम्माओं को भी समझ नहीं आता कितने कितने सूटकेसेस भर के दे दें बच्चे की। सो पहली जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको तोहफे ही इतने मिल जाते हैं, दोस्तों से, अम्मा अब्बा से, सास ससुराल से, इधर से उधर से, तो इतनी कोई जमा हो जाती चीज़ें। और उसके बाद समझ आता है ये भी था मेरे पास, बच्चा तो बड़ा हो गया, ये भी रह गया, वो भी रह गया। सो वो भी एक बहुत बड़ी गलतियाँ होती है। तो फिर हम उस पर दूसरा बच्चा कर लेते हैं। तो चलो कपड़े काम आ जाए। ये तो बहुत खतरनाक है। बट ये नॉर्मली होता है ना, हैंड मी डाउन्स बहुत। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अपने सिबलिंग्स के या कजन्स के आप हैंड मी डाउन्स पहने और उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो बताओ भाई, चलो गलती कहाँ से शुरू करें? तुमसे शुरू। भाई मैं तो, अब मेरी फैमिली चूँकि बाहर इंग्लैंड में रहती है, तो मैं अपनी प्रेगनेंसी थ्रू आउट, डिलीवरी मेरी यहीं हुई, लेकिन मैं वैसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं चली गई इंग्लैंड। अब वहाँ से पैदा भी वहीं कर लेती। अच्छा पासपोर्ट एक और मिल जाता। अभी याद दिला दूँ तुम्हें मैं। बस पता नहीं मुझे था मैं यहीं पे करूँ। अच्छा खैर, अब मैं वहाँ चली गई। अब वहाँ पर एवरीडे मैं शॉपिंग करने निकल जाऊँ। अब वहाँ इतनी शॉपिंग की। अब जेंडर मुझे पता था, कुछ थे जो मैंने न्यूट्रल कलर्स उठा लिए, बाकी मैंने सारे बॉय वाली शॉपिंग कर ली। जब एक्चुअल बेबी जब हो गया, वो तो भाई वो तो यूं ग्रो होते हैं, राइट? एवरी डे दे आर ग्रोइंग। वो तो सारे कपड़े ज़ाया हो गए। जूते बूटीज जो आप लेते हैं छोटी छोटी, मैंने उसका सूट लिया। अब उस गर्मी में मैं उसको कहाँ सूट पहनाऊँ? वो टैग लगे हुए कपड़े वो ज़ाया हो गए। चले रॉम्पर्स वगैरह तो मैंने संभाल के रख लिए, बेटी के काम आ जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल बॉय टाइप के कपड़े थे वो तो सब ज़ाया हो गए। तो पैसे का ज़िया है ना। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको नहीं पता होता कि आप क्यों फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं। सेकंड में फिर आपको समझ आती है कि नहीं यार, ये नहीं लेना, ये लेना है, ये नहीं लेना, ये लेना है। और पता नहीं क्यों, जैसे भी कोई इवेंट करीब आ रहा होता है, आपका दिल चाहता है आप जाके नई चीज़ लें। आपके पास वो पुरानी इतनी पड़ी होती है जो गिफ्ट्स हैं, या आपने खुद भी शॉपिंग करके रखा होता है, लेकिन जो भी कोई ईद बकरीद दिल चाहता है कि चाहे बच्चों के लिए जाके नए खरीदें। सो मुझे ऐसा लगता है कि जमा करने के बजाय अगर देन एंड देयर वहीं पे जाके लिए जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल, फैशन भी तो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आई थिंक निदा, हमने क्योंकि प्रेगनेंसी की बात की, फर्स्ट 40 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर फर्स्ट 40 डेज़ की, और जो पुरानी मिथ्स हैं कि बेटा सर ढक के रखो, ये पैदा होने के बाद की बात, पैदा होने के बाद जो औरत के और बच्चे के फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इस दफ़ा, मतलब मैं हर दफ़ा, एक वो होता है ना, वो जो 7 मगज़ का वो बनाते, पंजीरी, वो जो ज़बरदस्ती माएँ और सासें खिला रही होती हैं, और आपको उस वक्त लग रहा होता है इससे कुछ नहीं होगा, एक्चुअली उससे बहुत कुछ। यस एग्जैक्टली। सो वो 40 डेज़ अगर आप कवर्ड रहें, आप बाहर ना निकलें, इट सर्व्स यू फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। एग्जैक्टली। तो शुरू में, जैसे मेरी जब पहली प्रेगनेंसी थी, तो उसके फर्स्ट 40 डेज़ मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। तो मुझे लगा कि मुझे ठंड भी ज़्यादा लगने लग गई, मेरी इम्यूनिटी भी कम हो गई। मगर आरेस जो सेकंड बेटा था, और एला पे
मैंने ऐसे रिलीजियसली ये 40 डेज फॉलो किए कि तिलावत सुनी, एला को सुनाई, घर पे ढक के रही। बट दिसंबर का टाइम था तो रौनक सीजन होता है पाकिस्तान में, बट यू मेक श्योर दैट यू फॉलो दोज 40 डेज, क्योंकि वो मिथ नहीं है। और वो अब मुझे पता चलता है कि वो 40 डेज जो मैंने अपना ख्याल रखा वो आज मुझे काम आ रहे हैं। Exactly. मसाज लेना, गरम हीक से आप बहुत सारी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहवे पीना, हाँ। वो उसको आपकी सिस्टम को क्लेंस करता है। exactly. So, वो बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत सीरियसली लेना। हाँ. यंग गर्ल्स द न्यूअर जनरेशन थिंक्स ओह दैट्स अ मिथ, हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में होता था, बट एक्चुअली इट वर्क्स। Yes, it's a very important time to heal your body. और स्पेशली फर्स्ट बेबी में जब आप कहते हैं ना नहीं ये बच्चे का हर काम हम खुद करेंगे। मैं पूरी सेटिंग कर रही होती थी और मेरी सास पीछे से मुझे कह रही होती थी बैठ जाओ, मत करो इतना, मत करो, क्यों नीचे झुक रही हो, क्या कर रही हो, ये कर रही हो। और मैं उनको कहती थी क्या हो गया आपको, इट्स ओके। लेकिन वही बात है कि एक्चुअली वो 40 डेज ऊपर से फिर वो रोज़ ना वो बना देती थी देसी मुर्गी का सालन। और मैं उसे कहती थी मैंने नहीं खाना ये, मैं नहीं खाऊंगी। उसमें ग़िज़ा होती है। हाँ, लेकिन वो ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। हाँ, क्योंकि उसकी वो जो बकरे का एक तो बकरे का वो कहते हैं कि शोरबे वाला सालन खाना इज़ वेरी, क्योंकि उसमें यखनी होती है। बट फर्स्ट 40 डेज जितने जहाँ पे इस तरह इम्पोर्टेंट, वो अम्मी के घर रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी कंफर्ट और ये सारी अगर अम्मी के घर कंफर्ट अगर कंफर्ट है तो, अगर कंफर्ट अम्मी के घर नहीं है तो बेसिकली अम्मी का घर का मसला नहीं होता, मसला कंफर्ट का होता है, जो आपको कहीं भी मिले, किसी बड़ी बहन के घर, अम्मी के घर, अपने बड़ी नंद के घर, अपने घर, वो कंफर्ट का कहना होता है। अम्मी के घर का रिचुअल नहीं होता कोई बेसिकली। सो फिर दोबारा से घूम कर बेबी एक्सेसरीज। हाँ, बेबी एक्सेसरीज में मैंने बहुत सारी गलतियाँ ये की थी कि जब पहला बेटा मेरा हुआ था तो मुझे गिफ्ट का आइडिया हुआ ही नहीं कि कोई गिफ्ट में कोई चीज़ भी दे सकता है। मेरे जहन में था कि गिफ्ट में हर कोई पैसे ही देगा। मुझे तो ये जहन में ही नहीं रहा कि गिफ्ट में कोई चीज़ भी आ सकती है। तो मैंने उसकी सारी शॉपिंग, सब कुछ A to Z सारा कुछ किया था। और फिर जब गिफ्ट मिले तो वो सारी चीज़ें मेरी 2 to 3 मतलब टाइम्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल जो बाथ टब था वो मैंने भी ले लिया था, 2 और भी मुझे मिल गए थे इसी तरह। इसलिए बेबी शावर में ना बहुत अच्छा है कि आप बेबी शावर में सब अपनी फ्रेंड्स को कह दो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। सेकंड में फिर हमने ये किया कि मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैंने उनको कह दिया था कि आपने गिफ्ट्स वैसे भी देने हैं तो आप ये चीज़ें दें, ये मैंने ख़रीदी नहीं है, आप मुझे ये दे दीजिएगा। इसी तरह कपड़ों की जैसे इन्होंने बात की, तो कपड़े मैंने ये गलती की थी कि मुझे आइडिया नहीं हुआ था कि उस वक्त सीज़न कैसा होगा, मतलब समर होगा या विंटर होगा। जब आपका बेबी इस एज का होगा तो उस वक्त कौन सा सीज़न होगा। मुझे ये बात जहन में आई नहीं कि मुझे समर की क्लोथिंग लेनी है। मुझे तो जो न्यू बॉर्न का अच्छा लगता था मैं ले देती थी। वो बाद में पता चला कि जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त विंटर्स थी, तो न्यू बॉर्न के जो समर्स के थे वो सारे इस्तेमाल ही नहीं हो सके, ज़ाया हो गए सारे। तो ये तो मेरे तो अक्ल ही तीसरे बच्चे में आई, और तीसरा जब बच्चा हुआ तो उसकी जो भी मुझे गिफ्ट्स मिले या मैंने खरीदे, मैंने उसके पैकेट्स बना के रख दिए। 0 to 3 months, 3 to 6 months, 6 to 12 months। अब वो पैकेट्स के ऊपर टेप से, वो जो वाइट वाला टेप होता है, मास्किंग टेप से मैंने हेडिंग्स डाल के रख दी। और फिर मुझे अब अंदाज़ा होता जा रहा था कि अच्छा नहीं, इसके बहुत हो गए, इसके बहुत हो गए। तो सारी अकल तीसरे बच्चे पैदा करने के बाद आती है, तो ये तो बहुत ही गड़बड़ है। क्योंकि आप समझदार हो जाते हैं ना। जब आप यंग एज पे बच्चे पैदा करते हैं उस वक्त तो आप खुद बच्चे होते हैं, आप खुद अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं, फिर आप उसको क्या ग्रो करेंगे। तो जो अम्मा है शादी से पहले कि अच्छा सास के साथ ऐसे रहना, वैसा इतना सब कुछ समझा रही होती है, वो बच्चा होने से पहले नहीं बता सकती। वो कहती है हमें खुद भूला हुआ है। मेरी अम्मी तो ये कहती थी मुझे खुद भूल गया। अब तो इतने साल गुजर गए मुझे याद नहीं। एग्जैक्टली। खैर मैं तो अपनी बेटी से कहूँगी बेटा मेरे यूट्यूब पे प्रोग्राम्स देखते रहना, मैं भूल गई तो ये तुम प्रोग्राम्स रिपीट में देख लेना अगर मैं भूल गई तो। इसीलिए एक बच्चा लेट करना चाहिए ताकि याद विजडम से भरा हुआ बच्चा, भरा हुआ हो, और आपको सब याद भी रहे कि जब आप नानी दादी बने तो आपको पता हो हाँ कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सही बात है। ओके, अब वही वाली चीज़ तुमने नहीं बताई कि तुमने क्या गलती की बच्चों की शॉपिंग में। बच्चों की शॉपिंग में अब वही बात है, याद नहीं है। रोहान 9 साल का होने वाला है, बट आई थिंक कि जो आप कह रही है ना बैग्स जो बनाते, मैंने भी इसी तरह किया। पहले पे ही कर लिए, पहले पे किया था क्योंकि मैं सुघड़ लड़की वो नहीं, वो इंडस वैली की ट्रेनिंग थी ना कि हर चीज़ को टाइम वाइज डिवाइड करो। बट अगेन आई वाज लकी कि दूसरा भी बेबी
बेटा हुआ, तो आई कुड यूज़ एंड यूटिलाइज ऑल दोज थिंग्स। मैंने जहाँ गलती की, मुझे लगा कि मैंने वो जो मिल्क पंप होता है और मशीनरी बहुत ज़्यादा ले ली। मैंने भी मशीनरी मैंने क्योंकि ज़्यादा ली तो वो ओवर टाइम रखे वो ख़राब हो गई। सो इट्स वेरी, क्योंकि मशीनरी इतनी महंगी आती है, सो आप आहिस्ते आहिस्ते करके हर बच्चे पे एक मशीनरी लें। एक्साइटमेंट में पहली दफ़ा सारे ना ले लें। मैं 2 किस्म के पंप्स ले ली। अच्छा, मेरे तो यूज ही नहीं हुए ना, मैं तो जाया गए। या तो ये हो ना कि यूज हुआ तो यूज भी नहीं, क्योंकि किसी को पंप्स वगैरह बड़ा सूट करता है, किसी को नहीं करता। असल में पंप्स की भी बहुत ज़्यादा ये एक ऐसी नॉलेज है जो हर किसी को नहीं होती। पंप्स में आपको साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पर्टिकुलर, अदरवाइज वो बिल्कुल यूजलेस होगा, आपका बिल्कुल काम नहीं आएगा अगर वो साइज़ नहीं है। या वो मैनुअल, कुछ पहले मैनुअल होते थे, मैनुअल बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, वो आप नहीं कर सकते उसको यूज़। तो इलेक्ट्रिक बहुत इजी है, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था बिकॉज मैं जॉब पे मैंने भी इलेक्ट्रिक लिया बहुत अच्छी कंपनी से, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं। वो जो फील, वो जो बच्चे को वैसे ही मैनुअली पढ़ा, मतलब लाइक फीड कराने में होता था, वो मशीन के थ्रू तो मैं तो बहुत मेहनत लगती। मैंने कहा उससे अच्छी तो ये है कि बच्चे के साथ खेल भी रहे हो आप, उसके फीलिंग भी अच्छी है। यू नो निदा, मैं JPNA कर रही थी जब बुरहान हुआ था, तो हम दुबई में थे और मैं अपना पंप ले जाना भूल गई और मुझे इतनी मुश्किल हुई। सो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक फॉर वर्किंग वुमेन इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप एक लिस्ट बना लो जाने से पहले कि यू नो ये चीज़ें लेके जानी है, बिकॉज हर कोई नहीं समझ सकता उस वक्त आपकी क्या कैफियत है और क्या इमरजेंसी है। अब दुबई में कोई फार्मेसी नहीं खुली हुई उस टाइम पे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो के मेरी तरफ। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन आपको ना पहले बच्चे के बाद ही आती है। पहले में आप कितना भी ऑर्गेनाइज हो जाओ ना, गलतियाँ ज़रूर करते हैं। मतलब ये जो पंप वाली बात है, फर्स्ट पे मुझे आइडिया नहीं था, मैंने मैनुअल लिया था, इतना मुश्किल होता था, कभी गिर जाता था, कभी क्या। फिर सेकंड टाइम में मैंने मेक श्योर किया कि ये वाली चीज़ मैंने इलेक्ट्रिक लेनी ही लेनी है, क्योंकि मुझे पता था मुझे ज़रूरत पड़नी है। इसी तरह बॉटल्स की आपको आइडिया नहीं होता, स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग उस स्टेरिलाइज़र भी ले लेते हैं कि वो सारा उसको प्रॉपर हम स्टेरिलाइज़ करें। और बॉटल्स भी बहुत सारी मैंने एक ही साइज़ की ले ली थी, तो आपको हर टाइम के साथ छोटी बड़ी बॉटल, डिफरेंट बॉटल, ग्लास बॉटल चाहिए होती है कि आपका एक्चुअली वही ना। अब जैसे मैं चूँकि ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं तो हर चीज़ वहीं से लेकर आऊँगी। मतलब मैंने तो एक्स्ट्रा लगेज के एक्स्ट्रा पैसे भी दिए तो लेकिन उसमें से सारी चीज़ें काम नहीं आई। जैसे मैंने वो पंप जो ख़रीदा, मेरा मिल्क नहीं आया, तो मेरे लिए वो मशीन ज़ाया हो गई। यू नो, मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें आप उस वक्त ख़रीदते हैं जिस टाइम पे आपको नीड होती है। अब मैंने चूँकि पहले से ख़रीद लिया तो जहेज़ नहीं है। हाँ, जहेज़ नहीं है, सीरियसली। मतलब मैं न्यू मदर्स को ये कहूँगी, रिसर्च करके रख ले और उसके बाद आपको पता हो कि मुझे जब चाहिए तो मैं फटाफट कहाँ से लेना है। और पाकिस्तान में अब हर चीज़ अवेलेबल है। एग्जैक्टली, बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिलीवर कर रही होती है। ऑनलाइन मुझे बहुत सारी चीज़ें एला के वक्त पे मिली जो दुकानों में नहीं मिल रही थी। जैसे जो चेंजिंग मैट होता है उसका, जो फोम वाला होता है, प्लेन मैट हर जगह मिल रहा था, फोम वाला नहीं मिल रहा था। और जब लेने जाओ तो इतना एक्सपेंसिव है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड ऑनलाइन जो आपको स्टोर्स में नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो रिसर्च बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब वो चेंज हो गए ना, ज़माना चेंज हो गया। अच्छा, आई थिंक ऑल्सो ज़रूरी है कि व्हेन यू आर हैविंग योर फर्स्ट बेबी स्पेशली, तब आपका एक सपोर्ट ग्रुप हो, women who are going through the same experience as you, जिनका अभी 1 महीने का बेबी हुआ है, 2 महीने का बेबी हुआ है, ताकि आप उनके एक्सपीरियंसेस से शेयर कर सकें। तो जिस तरह मॉमी ग्रुप्स होते हैं वगैरह, दे आर वेरी बेनिफिशियल। अगेन हम अपने पेरेंट्स पे जाते हैं, उनको याद नहीं होता, उनका टाइम बड़ा डिफरेंट था, राइट? तो अब ये सारी जो हम बात कर रहे हैं पंप्स की, एक्सेसिबिलिटी की, तो वो हमारे पेरेंट्स इसमें, हमारी अम्मियाँ इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो हम रिलेट नहीं कर पाते। तो जस्ट हैविंग पीपल जो कि एक सिमिलर एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाती है। तो आपको ये भी पता चलता है कि ये चैलेंजेस भी आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। मतलब होता क्या है कि फर्स्ट बेबी इतना याद क्यों रह जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? बिकॉज ह्यूमन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटी। हमें अगर पता नहीं है क्या होने वाला है तो हमें उससे घबराहट होती है, राइट? और हम परेशान होते हैं। ये जो आप सब शेयर कर रहे थे, वो प्लानिंग थी, वो प्रिपरेशन थी, थोड़ी सी उसमें कुछ ओवर प्रिपरेशन हो गई। तो जब हमें पता होता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, मुझे ये भी करना है, तो जहाँ देसी टोटकों की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ
बड़े लोगों को डेफिनेटली हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो बेनिफिट है, अपनी हेल्थ को कैसे टाइम देना है, रिकवरी कैसे करनी है, अपना ख्याल कैसे करना है, वहाँ पे उनको इन्वॉल्व करें। और लेटेस्ट चीज़ें क्या आ रही हैं, लेटेस्ट क्या तरीके हैं, पेरेंटिंग के क्या तरीके हैं, खुद की हीलिंग के क्या तरीके हैं, उनमें बी कनेक्टेड टू पीपल जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ये जर्नी आसान है। अब तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब वीडियोस और उनकी मतलब फेसबुक देखने से, ग्रुप्स की वजह से लेकिन पता है पहले भी किताबें तो थी, किताबें बहुत अरसे से हैं, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ने का शौक नहीं है लोगों को, वो पढ़ते नहीं है, मोबाइल पे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब स्क्रॉल कर लेते हैं। मेरे पहले बेबी पे मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसके अभी कुछ महीने पहले ही बच्चे होते, उसने मुझे इतनी मोटी बुक दी। उसने कहा मैंने ये सारी पढ़ ली है। मैंने कहा मैं तुमसे पूछ लूँगी, बिकॉज द आइडिया ऑफ रीडिंग अ फैट बुक अबाउट प्रेगनेंसी इज फियर, लाइक देयर इज फियर अटैच्ड टू इट। सो हाँ, मगर गूगल जो सबसे बेहतरीन माँ है, यू नो, गूगल भी एक माँ है। लेकिन कभी कभार आप गूगल पे भी परेशान हो जाते हैं, बिकॉज देयर सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, आप खुद लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी तीसरी बहन, ठीक है ना, वो अब उसकी जनरेशन थोड़ी सी ज़्यादा वो थी, 4.5-5 साल छोटी है मुझसे, तो जब वो माँ बनी तो वो आधी डॉक्टर थी, वो इसीलिए गूगल से पढ़, उसको ज़्यादा ही पता था। और मैं तीसरे वाले में उससे पूछ रही थी, वो पहली दफ़ा माँ बन रही थी, लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तैयार थी और उसको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो ये भी होता है कि कुछ लोगों को ना मज़ा आने लगता है प्रेगनेंसी में, वो अपना सारा टाइम इसी चीज़ की खोज में स्पेंड करते हैं कि अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, ये गड़बड़ हो गई तो मैंने क्या करना है। सो ये भी एक हॉबी की तरह हो जाता है। और दूसरा, पहली प्रेगनेंसी में ना आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, आप डरे हुए होते हैं और उस डर की वजह से आप गूगल को बार बार हेल्प ले रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं डरी हुई थी इस बार वो अपनी फीड पे थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम फीड छुड़वा दी थी, सो उस पर कि मुझे लगता था कि ये सफिशेंट ही नहीं है मेरी बेबी के लिए, तो इसका पेट नहीं भर रहा। तो सेकंड पे मैंने ये रियलाइज़ किया, और ये सारी मैं मदर्स को कहूँगी कि जितना फीड, इट्स सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, जितनी उसको चाहिए वो आपको मिल रही है। कोई पैनिक करने की, कोई परेशान होने की और एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब उसकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि वो बॉडी ऑटोमेटिकली बिल्ड करती है जितनी आपकी बेबी की नीड होती है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत दफ़ा बताया भी, लेकिन दोबारा बता दूँ, नहीं अम्मा माशाल्लाह पॉपुलेशन हमारी ऐसी थोड़ी है हर रोज़ पता नहीं कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो पहले बच्चे में मुझे अवेयरनेस नहीं थी और मैं बहुत कमज़ोर थी, तो मैं अपने पहले बच्चे को अच्छे से फीड नहीं करा सकी, वही उस डर और उस खौफ की वजह से कि हाँ इसका तो पेट नहीं भर रहा, और फिर और भी लोग, ये रोता है इसलिए, तुम्हारा दूध नहीं इसको पूरा पड़ता, ये रोता है इसलिए, जो दूसरे आपके बुजुर्ग घर में होते वो भी आपको इतना कॉन्शियस कर देते हैं कि देखो उसका बच्चा कितना मोटा हो गया, क्योंकि वो दूध की बोतल पीता है। लेकिन दूसरे बच्चे और तीसरे बच्चे में मैंने तैयारी की, प्रेगनेंसी में दूध पिया, ऐसी चीज़ें खाई, लैक्टेशन के लिए अलग से दूध आते हैं माओं के लिए कि उनको पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने से, वो सब रिसर्च की। तो मैंने अपने दूसरे तीसरे बच्चे को मदर फीड पे ही पाला, उनको मुझे बॉटल फीड नहीं देना पड़ा। मगर पहले में मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे अपने आप को भी तैयार करना है, खाऊं पीऊँगी तो मैं उसको फीड करा सकूँगी, नहीं खाऊं पीऊँगी और या वॉमिटिंग्स होती रहेंगी तो नहीं कर सकती ना, जाहिर है। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। या सारी माएँ अपनी जो छोटी छोटी सी गलतियाँ हुई हैं और उनसे क्या सीखा, और अगले वाली पार्टी जब आई तो उसके ऊपर वो एप्लीकेशन जो है कि उस गलती की मदद से, कहते हैं आपको ठोकर लगती है, आप गलती करते हैं तो आप अपनी गलती से सीखते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी माएँ जितनी भी ख़बरदार हो जाए, अटेंटिव हो जाए कि अच्छा बच्चा होने वाला है, ये करना है, मगर फिर भी जब माँ बनते हैं तो पता चलता है कि अच्छा हाँ हमसे ये गड़बड़ हुई और अब नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी माएँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमेशा गिल्ट में रहती हैं, वो क्या है, मदर गिल्ट क्या है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और निदा, ये चीज़ शुरू होती है तो ये ख़त्म नहीं होती है। जिस तरह हम पोस्टमार्टम ब्लूज़ की बात करते हैं कि वो एक वक्त पे आके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मदर गिल्ट जो है, देखें, एक तो यू फील रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कि ये आपने ब्रॉट दिस लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड और ये बाकी ज़िम्मेदारी है, और जैसे जैसे उसके चैलेंजेस बढ़ते हैं तो आप ज़्यादा इन्वॉल्व्ड फील करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है उस तरीके से डिज़ाइन हुई है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो ये तुम्हारी गलती है, तुम इसको देखो,
तो उसकी जो चाहे वो बच्चा किसी भी एज का कुछ भी हो, यू नो, वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, फिर भी अगर वो कोई काम नहीं करे या वो सामने जवाब दे रहा है, तो फादर ही कहते हैं देखो तुमने नहीं सिखाया इसको, यू नो, माँ की तरबियत है। तो वो जो मदर गिल्ट है उसको हम कुरेदते रहते हैं, इसलिए वो कभी हील नहीं हो पाता है। और देखें, ये मदर की जान से एक एंटिटी बनी है, एक शख्स पूरा बना है, तो वो उससे कनेक्टेड है, वो उससे स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है और वो हर वक्त रहेगी। तो इस गिल्ट को, पहली बात तो जो सबसे, अगर आप मुझसे रेट करवाएं कि सबसे नेगेटिव इमोशन जो हर किसी की मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, वो गिल्ट है। आया वो डिप्रेशन में आ रहा हो, वो एंजाइटी में आ रहा हो, जब आपके अंदर बार बार ये गिल्ट आने लगता है ना कि मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ, अब मैं परेशान हूँ, अब मैं इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकती, या उस रिग्रेट में हम चले जाते हैं, तो आपकी पूरी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होने लगती है। मदर गिल्ट का फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी में चले जाना है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी। बच्चा सो नहीं रहा, मैं कुछ सही नहीं कर रही, ये खा नहीं रहा, मैं कुछ सही नहीं कर रही, उसका तो ये सही हो रहा है, मेरे साथ क्यों सही नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ पे हम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो मेरी वजह से हो रही हैं, और कुछ गलत हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो शायद किसी और की वजह से हो रहा है। तो ये जब थिंकिंग डेवलप हो जाती है, वो गिल्ट बढ़ता जाता है। अगेन इसमें रोल आता है आपके सपोर्ट सिस्टम का। जब आप ऐसा महसूस कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आप एक नई मदर होते हैं, तो आप फील करते हैं कि मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। अगेन क्योंकि वो बच्चा छोटा सा और वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप फील करते हैं। और आसपास वाले लोग कितना आपको रिलैक्स करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो। क्या अच्छा, कोई बात नहीं, रिश्तों में भी आना चाहिए, मुझे लगता है आसपास वाले लोग हमेशा अच्छे सपोर्टिव है। देखिए, हमें लगता है एक माँ जो है वो एक बच्चे की परवरिश कर रही है, लेकिन उस माँ को सपोर्ट कौन कर रहा है, बैक पे उसके कौन खड़ा हुआ है, ये बहुत मैटर करता है पेरेंटिंग के लिए। हम मदर्स पे बहुत काम करते हैं, मदर्स के लिए काउंसलिंग सेशन, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो अकेली नहीं कर रही है, उसका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मदरहुड का। अब वो उससे कैसे रिलेट करेगी, जिस तरह आप कह रही हैं थर्ड बेबी को आपने बड़ा एंजॉय किया, आप उसकी पर्सनालिटी को भी देख रही हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट, वो बहुत डिफरेंट, ओवर कॉन्फिडेंट क्योंकि आप हेल्दी थी एज अ मदर, आप प्रिपेयर्ड थी, आप कॉन्फिडेंट थी, आप अपनी शख्सियत में इतनी कंफर्टेबल हो चुकी थी तब तक कि आप अगर गलती भी हो रही थी तो ओनरशिप के साथ हो रही थी, अरे कोई बात नहीं, इससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ये यूं कवर हो जाएगा। जब आपका वो गिल्ट का लेवल कम हुआ या वो एंजाइटी का लेवल कम हुआ, तो आप कंफर्टेबल होती गई और आपने उस एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। नहीं तो हम जिम्मेदारियों में और क्या चीज़ सही करनी है, क्या गलत करना है, उसमें हम सबसे बड़ा पॉइंट भूल जाते हैं कि एक कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस है, जो एक पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस है। उस वक्त उस बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ आप उसके साथ बैठकर खेल लें, आप उससे बातें कर लें, आप उसको इंगेज रखें, उसको यही चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। हम वो कनेक्टिविटी को पीछे छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर देते हैं कि ये ये कवर्ड है, ये नहीं है, इसको ठंडा लग रहा है, इसको गर्म लग रहा है, इसने खाया, इसको यूँ सुलाना है, ये करना है। हम उसकी टेक केयर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कनेक्टिविटी को पीछे रख देते हैं। तो जितना आप उससे कनेक्ट करेंगे, उससे इंगेज रहेंगे, बच्चा जो है वो मैनेज कर लेगा, भले फूलेगा। एग्जैक्टली। ओके जी, अगली स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट, खाना। अब बच्चे के सबसे मुश्किल काम। ओए होए, चलो भाई सरबत शुरू हो जाओ। पहला बच्चा खाना पीछे लेके भागने वाली माँ, खुश करने वाली माँ खा लेगा, ये रखा है सामने, नहीं। या फिर मज़े मज़े की चीज़ें देखकर न्यूट्रिशन ये वो नाप तोल के बनाने वाली माँ। अब पहले बेबी पे पहले तो 6 महीने तक मैंने उसको प्यूरी भी नहीं ट्राई कराई, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चोक हो जाएगा। तो चोक होने का जो फियर था वो आज भी उतना ही मुश्किल से खाना खाता, बिकॉज दैट वाज माय फियर, सो इट ट्रांसलेटेड इनटू हिम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कह रही हैं कि बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए आपको एज अ पेरेंट कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगले वाले में वो नहीं किया तो वो ऐसा कोई दबा के खाता है कि वो बस ही नहीं होती। तो अब थर्ड पे मैंने उसको अब वो 6 मंथ्स की हो गई है एला नूर, अब माशाल्लाह मैं उसको प्योरीज पे ट्राई कर। देखिए, ये वाली जो शुगर और ये सॉल्ट, ये वाले सारी चीज़ें बाद में आई हैं जी। शुरू में नहीं पता था लोगों को, मतलब शुरू में चीज़ें भी प्योर होती थी, अब मिलावट भी बहुत है। शायद वो उस वक्त हमारे बच्चे को इस तरह नहीं अफेक्ट करती थी चीज़ें जो आज की मिलावट वाली चीज़ों में अफेक्ट करती हैं। आपने जैसे कहा कि उसको कम रखें,
सो देन आई स्टार्टेड प्यूरीज, कि वो आलू की प्यूरी हो गई या किसी भी फ्रूट की प्यूरी हो गई। तो नेचुरल जितना रखें उतना अच्छा है। लेकिन ये है कि जैसे आपके बच्चे को आप शुरू में ट्रीट करते हैं वो एंड तक वैसे ही उसका रिएक्शन होता है। तो अब जैसे बच्चे मेरे जो छोटे बच्चे उस टाइम पे होते थे 3-4 साल 4 साल के, तो खाना खाने में मस्ती, तो स्क्रीन लगा देती थी मैं। तो उसमें भी बहुत होता है कि आपका बच्चा जब स्क्रीन देख के खाना खाएगा तो वो उसकी ग़िज़ाइयत को, उसकी न्यूट्रिशन को एंजॉय नहीं करेगा। वो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी को भी उस वक्त नहीं उस तरह अफेक्ट करेगा जिस तरह उसको करना चाहिए। सो नाउ लाइक ओवर ए ईयर अब मैं बैठ के हम सब बात करते हुए खाना खाते हैं, और वो खाना कम और कंप्लेन सेशन ज़्यादा होता है, बट एटलीस्ट हम कनेक्ट करें ह्यूमन लेवल पे। इट्स नॉट अ रोबोट इन फ्रंट ऑफ देम, इट्स नॉट अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो जो खाना वो खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से उनके अंदर भी जाए। और वही खुद खाना, लाइक फॉर एग्जांपल जो दो बड़े थे वो तो थोड़ा सा उन्होंने जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए। तीसरा वाला था, उसको अभी तक कोई चाहिए, 9 साल का हो गया, खुद आता है खाना, सब कुछ सिखा दिया, कांटे चोरी सबसे, लेकिन उसको अभी तक अच्छा खिला दे कोई, ताकि वो अपना गेम खेलता रहे और यहाँ एक मिलता रहे। तो तुम कहाँ के नवाब हो, कहाँ से बादशाह के घर से आए हो। सो ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि तीसरी हूँ तो परफेक्ट माँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ तीसरे पे भी कर डाली, अब चौथे की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, लेकिन बहुत सारी जैसे हम माशाल्लाह ऐसे हाउस होल्ड सिस्टम में रहते हैं कि हमारे पास कुक्स भी हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये पका दो बच्चे के लिए, ये भी बना दो। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर नहीं, उनके पास हेल्प नहीं है, जिनके साथ इन लॉज नहीं रहते, या उनके पास कोई कुक नहीं है घर पे, फिर वो वर्किंग मदर्स भी हैं, उनके पास नहीं टाइम है कि वो बच्चों के लिए इतनी प्यूरीज वगैरह बनाएं। तो वो एंड में जाके वो बेचारी बाज़ारों से ही ख़रीद के वही सेरेलैक या कोई जो प्यूरीज भी मिलती हैं बनी बनाई वो यूज़ कर लेती हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा है, मतलब वो क्या करें, फिर मजबूरी है। कभी संडे वाले दिन उन्होंने घर में बैठ के बना ली, तो बच्चों को उस तरह से भी आदत हो जाती है। अब जैसे मैंने भी बीच में बहुत उनको बाजार का भी लाया, तो वो बहुत शौक से खाते थे, वो राइस पुडिंग एंड एवरीथिंग, कस्टर्ड एंड ऑल। लेकिन जब मैं घर का बनाती थी वो नहीं शौक से खाते थे, तो ये भी एक चक्कर हो जाता है। और दूसरा आईपैड वाली बात है, उस पर मैं तो बहुत परेशान इसलिए हूँ क्योंकि जब वो छोटे थे तो वो ऑब्वियसली टाइमिंग्स घर वाले किसी और टाइम पे खाते थे, उनके टाइमिंग्स अर्ली थे, तो मैं आईपैड लगा के उनको सारी सब्जियां रोटी पे नवाला बना के, भिंडी और सब चीज़ें खिलाती थी। फिर एक टाइम आया जब 7-8 साल के हुए और मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा बस अब इतने बड़े हो गए कि अब सबके साथ टेबल पे बैठ के खाना खाएं। तो हमारे यहाँ एक सर्टेन टाइम पे खाना लगता है और सब लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। जब वो वाली बारी आई, उन्होंने सारी सब्जियां छोड़ दी। अभी तक वो सब्ज़ी को अब हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि अब आईपैड नहीं है, अब वो उनको नज़र आता है कि वो क्या खा रहे हैं। तो अब मैं फंस गई, अब मैं उनको टेबल से भी नहीं हटा सकती क्योंकि अब सब बैठ के साथ खाना खा रहे हैं, सबको आदत हो गई है। अब उनको अपनी ही फेवरेट चीज़ें खानी है। वो तो मैं ज़बरदस्ती उनको हर वक्त जंक फूड नहीं देती हूँ, तो उनको खानी पड़ती है मजबूरी में रोटी या चावल, लेकिन वो कहते हैं फिर हमें सूखा दे दें, खाली रोटी या खाली वाइट राइस। अब वो ना कोई वेजिटेबल खा रहे हैं, ना उसका कोई शोरबा किसी चीज़ का खा रहे हैं, सिर्फ क्या चिकन खा लेते हैं या कोई भी किस्म का मीट खा लेते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस पे क्या किया जाए डॉक्टर साहब, आप बताएं। अच्छा, रबीका बताते, फिर मुझे आपसे कुछ सवाल करने। हाँ जी। वजदान के टाइम में मैंने यही वाली बात, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो मैंने एक तो 4 मंथ्स प्लस में मैंने उसे स्टार्ट कर दिया था। मुझे कहा था बड़ों ने कि आप इसे एग योक से स्टार्ट कर सकती हैं, तो मैंने एग योक हल्का सा 1/4 टीस्पून से स्टार्ट कर दिया था। तो एक वो गलती मैंने की थी, और उसके बाद फिर ये की थी कि उसको मैंने, गलती क्यों थी? बहुत आइडियली आपको 6 मंथ्स प्लस स्टार्ट करना होता है, लेकिन एटलीस्ट आप बेबी के उस वक्त तक आप वेट करें कि बेबी की हेड होल्डिंग इतनी हो जाए कि वो अगर बैठा हुआ तो हेड होल्ड कर सकता है। वो लेटा हुआ और उसके मुंह में अगर आप दें तो मतलब मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है कि आप बेबी को स्टेज में स्टार्ट करें। मतलब मिनिमम उसकी हेड होल्डिंग होनी चाहिए। अगर वो सही प्रॉपर बैठ भी नहीं सकता कोई बात नहीं, लेकिन हेड होल्ड कर सकता है, तब आप उसे सॉलिड्स या प्यूरीज पे स्टार्ट करें। पहली तो ये चीज़ है जो मुझे नहीं पता थी। दूसरी ये चीज़ कि मैंने उसको बनाना से स्टार्ट कर दिया था, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। मीठा वजह इसलिए क्योंकि बच्चा शुरू में अगर मीठा खा ले तो फिर वो सॉल्टी की तरफ नहीं जाता। जैसे ये कह रही है कि वेजिटेबल्स का प्रॉब्लम हो रहा है इनके बच्चों को, तो अब मैं दूसरे टाइम में मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको मीठा अभी ना दूँ, कोई मीठा।
शुगर ऐड करना तो स्ट्रिक्टली मतलब मना होता है, 2 इयर्स तक आप चीनी मत दें बच्चों को। और वैसे भी मीठी जो फ्रूट्स भी होते हैं तो वो भी आप स्टार्ट से मत शुरू करें। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी माएँ केले से ही स्टार्ट करती हैं। केला या चावल होता है। पहली चीज़ जो है वो आप ओट्स से शुरू कर लें, बार्ले और राइस से स्टार्ट करें। ओट्स बार्ले और दलिया जिसे कि आप राइस से वैसे स्टार्ट करें। इससे आप स्टार्ट करेंगे वन सूजी ओट्स दलिया ये सूजी भी। और सेकंड चीज़ जो है वो आप फिर वेजिटेबल्स और फिर उसके बाद आप फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स मीठे होते हैं, मज़े के होते हैं, तो वो बच्चा शौक से मुझे किसी ने कहा था कि आपको मटर से स्टार्ट करना चाहिए, पीस से। अच्छा पीस को मैश करके, लेकिन वो खाते ही नहीं है। रिसर्च चेंज होती रहती है। मुझे जिस ज़माने में बलाज खाने पे आया तो मुझे कहा था एवोकाडो से शुरू करें तो ब्रेन हेल्थ के लिए एवोकाडो बहुत अच्छा है। तो उसकी पहली ग़िज़ा एवोकाडो थी जो टेस्टलेस होता है, जिसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। सो मुझे ये भी बताया गया था कि अगर आप एवोकाडो से शुरू करेंगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो बच्चा वो खा लेगा। लेकिन अगर आपने कोई और चीज़ चटा दी, कोई और खिला दी, लेकिन उसने खाया, हाँ, क्योंकि उसको जायके का ही नहीं पता था दुनिया के माँ के दूध के अलावा। मैंने मटर से स्टार्ट किया लेकिन उसने नहीं खाया। हाँ, उसको नहीं अच्छा लगा। तुमने कोई और चीज़ चटाई थी उसको पहले? नहीं। मैंने तो मेरे बच्चे को जब शदीद वाली भूख लगती थी और मुझे पता था कि उसको तलब हो रही है, सो मैं एवोकाडो देती थी, वो माशाल्लाह वो खा लेता था। और उससे फ़ायदा ये होता था कि मतलब लाइक वाकई ही मेरा एक्सपीरियंस है कि एवोकाडो ब्रेन हेल्थ के लिए बेस्ट है। मैंने पूरी रिसर्च की थी। कुछ नहीं करना होता था, वो मैं आटे के उसमें, क्योंकि यहाँ कम मिलते थे, आटे के उसमें अखबार में डाल के रख देती थी। जब उसके बाद वो नरम हो जाता था, चमचे से खिलाया उसको, आधा खिलाया, उसके बाद फिर आधा रात को खिला दिया, तो वो खा लेता था क्योंकि वो भूखा होता था, दूध भी नहीं मिलावा होता था उसको, तो इस तरह खा लेते। अच्छा रबिका, आपकी बात सॉरी कंप्लीट नहीं। तो पहले आप ओट्स बार्ले और राइस से स्टार्ट करेंगे 4 to 6 मंथ्स के गैप में, जब आपकी बेबी की हेड होल्डिंग हो जाए। और उस नेक्स्ट चीज़ जो है वो फिर आप वेजिटेबल्स और लास्ट में फ्रूट प्यूरे बना के देंगे। और जो हम प्यूरेज भी बनाते हैं वो हम लोग, जैसे आप बता रही थी कि आप डायरेक्ट खिलाती थी, तो उसके लिए भी अब मैंने ये सीखा है कि आपने कोई भी जो भी वेजिटेबल लेते हैं उसको आप अपने या ब्रेस्ट मिल्क में या फॉर्मूला मिल्क में आप कर सकते हैं। वो करके ही देना है, क्योंकि वो तो अभी तक सिर्फ आपके ही फीड पर है ना। तो उसको टेस्ट तो सिर्फ दूध का है, तो जब आप कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो वो मस्ट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में या फिर फॉर्मूला मिल्क में आपने बना के उसको टेस्ट स्टार्ट करना है। वेरी गुड। तो अच्छा, इन सारी बातों की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या चीज़ सही है? माएँ कुछ पीछे पड़ के, जब तक बच्चा खाना ना खा ले उनको लगता है उनका फ़र्ज़ है, वो पीछे भागती हैं, उनको उल्टा सीधा बंदर कुछ भी बन के वो बस उनको खिलाना है। और कुछ माएँ टेबल पे रख देती हैं, खुद खाए गिराए कुछ भी करे। मतलब कोई इतने एक्सट्रीम पे कैसे अलग अलग हो सकता है कि जो करता है करे, जो खाता है खाए, नहीं खाता नहीं खाए। और कुछ माएँ इस तरह कैसे हो सकती है कि बस ये वाला खाना इसको इस वक्त खिला के ख़त्म करना है। हम किसका फार्मूला फॉलो करें? सिंपल सी बात है निदा, बैलेंस, राइट। ना आपने इस एक्सट्रीम पे जाना है ना आपने दूसरे एक्सट्रीम पे जाना है। और आपके बच्चे की एज क्या है उस पर बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, आपको ज़ाहिर है कंसर्न होगा, दोपहर हो गई है, घंटे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी कि ये भूखा है। और तब उसके पास ना वर्बल स्किल्स है कि वो बता सके कि उसके साथ क्या मसला हो रहा है, तो वो दुनिया को भी प्रोसेस नहीं कर सकता। तो तब आपका कंसर्न जायज़ है कि ये भूखा है, इसको क्या मसला हो रहा है, कि ये क्यों नहीं खा रहा है। लेकिन अगर आपने अपने लिए, और जो ज़्यादातर हम एक चीज़ करते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि ये जो है मेरा ये वाला बाउल है, ये आधा बाउल खा लेता है, ये रोज़ खा लेता है और इसको खाना ही खाना है, हर हाल में मुझे ये ख़त्म करवाना ही करवाना है, या ये बॉटल है ये पूरी करवानी है। पीछे ना पड़े, वो इंसान है, वो भी फ्लेक्सिबल हो सकता है। कभी उसने पानी ज़्यादा पी लिया, कभी कुछ और हो गया, कभी उसकी तबीयत सही नहीं है, कभी उसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुई है तो उसकी डाइजेशन वैसे नहीं हुई है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मार्जिन रखें, एक बेयर मिनिमम आप ज़रूर रखें कि हाँ इसको ये बेयर मिनिमम इसका खाना है जो उसको रोज़ मिलना चाहिए। आपको जो भी उसका पैटर्न आप देखते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से कि कम से कम इतना खाना इसमें जाना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो बेयर मिनिमम उसने पूरा किया हुआ है, आप भी सुकून में रहें, बच्चे को भी सुकून। एक बच्चे, एक माँ के 3 बच्चे,
तीनों की फितरत अलग अलग है और किसी के पीछे उसको लेके खाना भागना पड़ता है, और कोई जैसे ये बताइए सरबत मेरे भी बच्चे इसी तरह के, इसके इसी तरह सबके होते हैं। अच्छा, तो अब हम कैसे एनालाइज करें? देखिए हर बच्चे को पहली बात तो क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, कंपैरिजन आएगा। पहला वाला खा लेता था तो आपको ये होगा कि ये क्यों नहीं खा रहा है, मैं अगेन मदर्स गिल्ट आएगा कि मैं शायद कुछ सही नहीं कर रही हूँ, मैंने ये डिफरेंट किया, दिस थिंग वर्क, दिस थिंग डिडंट वर्क। देखिए हर बच्चा जो है आपका वो एक अलग चैलेंज लेकर आएगा, लाजमी। आप जितना प्रिपेयर कर लें, आप जितनी चाहे मोटी बुक्स पढ़ लें, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। अगर कोई बच्चा आपको खाने में तंग कर रहा है, कोई और आपको सोने में तंग करेगा, कोई और पढ़ाई में तंग करेगा, कोई और बिहेवियर में तंग करेगा। इट्स वेरी नेचुरल। पेरेंटिंग आपके लिए जो है, हमारी साइकोलॉजी में कहा जाता है कि पेरेंटिंग इज़ अ री-पेरेंटिंग जर्नी फॉर यू, यानी कि आप अपनी पेरेंटिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप जो कह रही है ना कि कैसे होता है कि कुछ बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं खाने को लेकर, कुछ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ये आपकी अपनी पेरेंटिंग कैसे रही है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं खाना लाजमी है, और सिर्फ बचपन में नहीं, बड़े होते वक्त भी, कि ये रोटी क्यों छोड़ी तुमने, ये तो पूरा करना है, यू नो डाइनिंग टेबल पे सब साथ बैठे हुए हैं, प्लेट में खाना लिया, पूरा करो। अब वो आपके जहन में एक मैसेज चला गया है कि खाना पूरा करना लाजमी है। तो जब आपका बच्चा वो नहीं खा रहा, आपकी वही एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, ये खा क्यों नहीं रहा। और उस वक्त हम ये प्रोसेस नहीं कर पाते कि ये 1 साल की जान है, इसको अलाउड है कि वो ना। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके फिर हम इसको कंटिन्यू करके फिर आगे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें मसले पे चलते हैं। मसले ख़त्म नहीं होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये गलत है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे बस मसले ख़त्म हो जाएंगे, मसले बड़े हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो टॉपिक जो अभी मैं सोचे बैठी थी कि हम करेंगे जो माएँ ओवर कॉन्शियस होती हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास यही एक सेगमेंट है बात का, तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो आप अपने कहते हैं ना बच्चे की गुट्ठी में जो दिमाग में चीज़ डाल दो तो वो डेवलप होती है, और वो हमारा एज मदर काम है, माँओं का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है जनरेशन्स को तबाहियों से बचाने का। और वो हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ऐसे हस्बैंड्स मिले हैं जो कि हिल के पानी भी नहीं पीते, या किचन में, जैसे पाकिस्तानी मेंटालिटी है, किचन में खड़े होकर बीवी की हेल्प नहीं करना, और उनको वो सारी चीज़ें मिली हैं कि मर्द रोते नहीं, मर्द ये नहीं करते। सो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी फार्मूला पे चलते रहें जो वो अपनी आबाओ अजदाद से लेकर आए। आई फील ये जनरेशनल ट्रॉमास हैं, हाँ, जो हमने बहुत सारी जनरेशन्स में वही करते रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे और आप कह रही हैं कि मर्द हजरात पानी भी उठ के नहीं पीते। आई एम रेजिंग 2 बॉयज़ एंड आई एम रेजिंग देम टू बी समबडीज़ हस्बैंड। तो वो इवेंचुअली किसी के बाप होंगे और किसी के शौहर होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किचन में खुद उठाएं, खुद लगाएं। वो मदर्स पे और जो हाउस होल्ड और भी लोग हैं, सास हो गई, ससुर हो गए, बट वही बात है, आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स स्ट्रगल सेइंग कि भाई हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारी ये कोई बात नहीं सुनता, चाहे हम जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें। बट वही है कि रीइंफोर्समेंट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों वो लोग गिव अप कर देंगे और आपका फॉर्मूला काम करेगा। बिल्कुल। सो रेज योर किड्स टू बी डोमेस्टिकली अवेलेबल फॉर देयर वाइफ्स। बहुत ज़रूरी है, किचन में काम करें। अब वो प्लम्बर को भी मैं ही देख रही हूँ, इलेक्ट्रिशियन को भी मैं ही देख रही हूँ, ख़वातीन कर रही हैं ये सारे काम। Exactly. ताकि वो अपने पार्टनर को पार्टनर समझे, एक हाउस का स्टाफ ना समझे। और अगर आप ये कहेंगे कि ये बातें अभी करने की नहीं है, ये आज से करने की गुट्ठी गुट्ठी कहते हैं ना, वो गुट्ठी का मतलब यही होता है। घर में जो भी हो रहा होता है ना, आपका बच्चा वो सीख रहा होता है। देख अगर रहा वो होता है, अपने हाँ। बाप को देखेंगे ना कि मेरा बाप भी, जैसे हमारे यहाँ संडे वाले दिन स्टाफ नहीं होता और मुझे थोड़ा सा एक्जिमा का इशू हुआ था, तो मैं बर्तन नहीं धो सकती थी क्योंकि ग्लव्स नहीं थे उस वक्त अवेलेबल। हसन सारे बर्तन धोता है, और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, अक्सर संडे वाले दिन हसन कहता है डिशेस मैं करूँगा। मेरा बेटा अभी 13 साल का है, लेकिन वो 9 साल की उम्र से अपना नाश्ता खुद बनाता है, अपना ऑमलेट कभी बनाता है, कभी फ्राइड अंडा बनाता है, मतलब कुछ ना कुछ वो अपना नाश्ता खुद बनाता है। तो मतलब ये बचपन से अगर हम नहीं सिखाएंगे ना, वो बड़े होके नहीं कर सकते, फिर बहुत मुश्किल है। और लड़कियों को भी, आपकी जो बेटियां हैं उनको भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, कि भाई आपने अर्न भी करना है, आपने घर भी संभालना है, ताकि उनमें भी ये बात आए
कि वो किसी के घर शादी करके एज अ सर्वेंट नहीं जा रही, एज अ पार्टनर जा रही। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेटा बेटी दोनों को हम ये तरबियत दें कि आपने बड़े होके एक साथ बैलेंस करना है। एंड जैसे सुनीता कह रही है कि वो देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वो बुकिश बातें रह जाएंगी। और हमारे यहाँ ना माँ बाप आपस में लड़ते बहुत हैं, लेकिन कभी प्यार नहीं दिखाते बच्चों के सामने। बिल्कुल भाई क्यों नहीं, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। माँ बाप जो है वो एक दूसरे से हक कर सकते हैं अपने बच्चों के सामने, यू नो, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पता होना चाहिए कि दैट्स हाउ अ हस्बैंड एंड वाइफ लिव टुगेदर। वरना वो सिर्फ क्या होता है, वो उनको लगेगा कि ये रिश्ता ही ऐसा है, इसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा बहस यही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे ख्याल में फादर्स को भी उतना ही पेरेंटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए जितनी मदर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज मदर्स आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट। बच्चे की तकरीबन ज़्यादातर ख्याल मदर्स ही रख रही होती है। फीड ही एक इतना बड़ा काम होता है कि उससे ही 24 आवर्स बच्चा जो होता है माँ के साथ अटैच होता है। तो अगर उसके बाद अगर माँ को थोड़ी सी ब्रेक चाहिए तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर फादर डाइपर चेंज कर रहा है या फादर जो है वो बेबी को शावर दे रहा है। छोटी छोटी बातें, जैसे फॉर एग्जांपल अम्मा ने साड़ी पहनी है और बच्चे को पकड़ा दिया, शादी अटेंड करने गई है मियाँ को, तो वो मियाँ कहेंगे तुमने मुझे क्यों पकड़ा, सब क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। मैं छोटी छोटी बातों की बात करी हूँ कि ये छोटे छोटे टचेज हैं, और नहीं मैं नहीं फीड करा सकता भाई उसको, तुम लोग क्या कहेंगे। या अगर मैं किचन में हेल्प करने चला गया आदमी और कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहा जाता तो मेरी भाभी क्या कहेगी, मेरी अम्मी क्या कहेगी कि तो अच्छा ये तो थल्ले लगा हुआ है बीवी के। तो वो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो आम घरों में अगर आदमी करना भी चाहे तो वो खुद सोचता है और फिर पीछे हो जाता है। नहीं, और स्पेशली अगर आपके बैक टू बैक बेबीज हो जाए, या किसी के तो एक ही साल में हो जाते हैं, या मेरा चलो जैसे 2 साल का डिफरेंस था, लेकिन वो 2 साल भी बहुत कम एक गैप है, और उसमें आई थिंक अगर हसन नहीं इतना साथ दे तो हम नहीं कर पाते। बिल्कुल। और मगर वो करता था बहुत। रेस्टिंग पीरियड भी बहुत ज़रूरी है। तो मर्द जो कहते सोती रहती हो, तुम तो 11 बजे तक सो रही हो, अरे भाई वो पूरी रात बेचारी जाग रही है बच्चे के साथ, तो वो 11 बजे तक सोएगी। सो ये टाइम आई ऑल्सो नो समवन कि वो उसकी जो माँ है वो अपने बेटे को जब बेबी हुआ तो वो उसको अलग कमरे में कहती थी तुम सो जाके, क्योंकि तुमने सुबह ऑफिस जाना है, और वो माँ जो है वो अकेली कमरे में बच्चे के साथ। मैंने ये किया, अच्छा, बिकॉज़ फहद हैड टू गो फॉर सर्जरी, तो ही हैड टू स्लीप फॉर लाइक आराम से 9 घंटे। देखो कभी कभार का समझ में आता है, बट नॉट लाइक एवरीडे रिचुअल, दैट कैन नॉट हैपन। वो बच्चा आपका भी उतना ही है जितना माँ का है। अनदर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये नहीं याद रहता कि बच्चे को डिटैच किस उम्र पे करना है, तो वो कॉट से बेड से कॉट में कब लेके जाना है, और वो स्ट्रगल माएँ तब तक करती रहती हैं जब वो स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोट, कितनी सारी चीज़ें जो रह जाएंगी अभी, लेकिन ये चीज़ कि जो माएँ ओवर कॉन्शियस होती, खुद की ज़िंदगी भी मुसीबत में डाल देती है, बच्चे की भी, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इसको रैप अप करूं, क्योंकि ये वाली एक अलग टॉपिक आ जाएगा ना जो सरवत ने जिक्र किया अभी। देखिए डेफिनेटली जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, बेबी आपका है और आप बहुत इन्वॉल्व्ड हैं, और अनफॉर्चुनेटली जितनी एक इन्वॉल्व्ड मदर नज़र आती है, राइट, अपेरेंटली नज़र आती है, उसके पीछे भाग रही है, उसकी चीज़ें देख रही हैं, हमारी सोसाइटी जो इतना रीइंफोर्स करती है कि बहुत केयरिंग है, लेकिन केयरिंग होना और ओवर कॉन्शियस होने में फ़र्क है। देखिए अगर आप ओवर कॉन्शियस होंगे तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एंजाइटी आ रही होगी, आपको बेचैनी होगी कि इसका ये रह गया, इसका ये रह गया, इसका मैंने ये नहीं किया। आप ना खुद रिलैक्स हो पा रहे हैं, ना आपका बच्चा रिलैक्स होगा। आप जितने ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होंगे आपका बच्चा भी उतना ही फिनिकी होगा, वो उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज़ को पिक करते हैं। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आप काम रहेंगे, उतना आपका बच्चा भी काम रहेगा। एंड एक मैसेज फॉर यंग मदर्स कि अगर आपसे कोई गलती हो गई या कोई चीज़ रह गई या यू हैड अ बैड डे विथ योर चाइल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी बहुत वक्त पड़ा है। एक बुरा एक्सपीरियंस एक दिन आप उसकी कोई चीज़ भूल गए या आप खुद सो गए, वो बच्चा जाग रहा था, तो प्लीज़ उस गिल्ट में मुब्तला ना हो दैट यू आर अ बैड मदर, राइट। ये एक जर्नी है, एंड एज लॉन्ग एज कि आपको उस बच्चे की परवाह है, यू आर ऑलवेज अ गुड मदर। कुछ दिन आप ज़्यादा कर पाएंगे, कुछ दिन आप कम कर पाएंगे, बट जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ। ये आपको कंपेयर मत करें दूसरी मदर से, ना अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से, इवन सिबलिंग को आपस में कंपेयर बिल्कुल ना करें।
अगर आपने कर दिया तो आपकी खुद की भी ज़िंदगी तबाह और बच्चा भी तबाह। बिल्कुल। अगर ये ओवर कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आ रही है, दैट मीन्स कि आपको उस एंजाइटी को एड्रेस करना ज़रूरी है। लाइक यू सेड जनरेशनल ट्रॉमा, राइट? इस पे खैर वो एक अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि आपकी पेरेंटिंग जर्नी आपके बचपन के ट्रिगर्स को उजागर करती है, राइट? तो आपको खुद उन चीज़ों को रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका अपना बचपन कैसा था वो असरअंदाज होगा कि आपके बच्चों का बचपन कैसा होता है। तो इस जर्नी को भी जो है आप साइड बाय साइड क्लियर करें, क्रॉस करें और कोशिश करें जितना हो सके एंजॉय कर सकें, मदरहुड को जितना एंजॉय कर सकें और ज़िम्मेदारी को जितना डिवाइड कर सकें, जितना इजी रख सकें और फ्लेक्सिबल रख सकें, डेफिनेटली आपकी पेरेंटिंग जो है वो बड़ी हेल्दी होगी। अच्छा, इन दी एंड एक और बात बहुत जो आप आजकल देखने में आता है कि बच्चों के सामने हमेशा से यही बोला जाता है, बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, दरवाज़ा बंद करके लड़े। भाई जब लड़ाई होती है उस वक्त थोड़ी पता होता है कि लड़ाई होनी है, वो तो हो जाती है, गुस्सा आता है तो पता ही नहीं चलता कैसे इतने मतलब एक तो इतने कॉन्शियस हो रहे हैं और दूसरी तरफ कैसे करें कि रुक जाओ एक मिनट। प्यार भी दिखाए ना, बैलेंस कर लेना। जानू नहीं, पहले लड़ ले, उसके बाद प्यार भी दिखाए। हाँ भाई, हम दोस्ती हो रही है हमारी। जानू दरवाजा बंद करो। नहीं, एक्चुअली सुनीता बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, बच्चों को हमें कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाना है और उस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन उनके सामने हम लड़ाई झगड़ा तो कर लेते हैं और जो मेकअप उनके सामने नहीं करते, वो पीछे जाके होता है। तो अब आप खुद रिकॉल करेंगे कि आपके पेरेंट्स कब हैप्पी थे, ठीक है? आप उनकी मेमोरीज रिकॉल करें कि वो खुश कब थे और वो लड़ाई कब करते थे। अब आपके पास कौन सी मेमोरीज ज़्यादा आ रही हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। पता है हम घर में कभी आर्ग्यू करते हैं ना, अगर किसी बच्चों के सामने, वैसे अब हमारी इतनी होती नहीं है, शुक्र है, लेकिन कभी अगर करते हैं ना तो उसके बाद हम उनको बताते हैं कि हमने डिसाइड किया कि इनकी गलती थी और हमने सॉरी बोल दिया। अच्छा, हमारे आर्ग्यूमेंट में तो वजदान आके हमारी सुलह करा रहा होता है, बाबा बस बी क्वाइट, मामा इज राइट। हमारे बच्चे कहते तो अब खुद लड़ेंगे मड़ेंगे एक हो जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। तो वो लाइक बट सेइंग सॉरी टू योर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप खुद पहले सॉरी कहें कि ओह मेरे से ये गलती हो गई, आई एम सॉरी, तभी वो अंडरस्टैंड करेगा कि सॉरी इज ओके, देयर इज नो ईगो नहीं है। और वही जो आपने कहा कि रिजॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है सामने ही बच्चों के। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं कहती हूँ जानू दरवाज़ा बंद कर। और बच्चे जो हम बहुत अच्छी चीज़ है कि इतनी पेरेंटिंग के हवाले से अवेयरनेस आ गई है कि हम मोहतात हो गए हैं। जो ओवर कॉन्शियसनेस की बात है कि मुझसे ये ना हो जाए, मैं कोई गलत वर्ड यूज़ ना कर दूँ, स्क्रीन टाइम कितना देना है, मदर्स बहुत कॉन्शियस हो गई हैं। लेकिन और हमारे पास आती भी हैं कि सॉरी, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। आपने स्क्रीन टाइम का बोला ना, हर कोई कहता है बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर दो। अब वो छीन तो लेते हैं उनसे, आईपैड छीन लेंगे, अब उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। नहीं, मुझे पता है, मैं वही तो कह रही हूँ, उसके साथ खेलें भी तो। हाँ, आप उससे चीजें छीन लेते हैं, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं। अरे भाई, उसको फिर किसी और चीज में एंगेज भी तो करें आप। कनेक्टिविटी, एग्जैक्टली। ऑल्सो आई फील मैं हर जगह जैसे एयरपोर्ट हो गया या कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, color pencils and paper, that's all your child needs. Exactly. Screen time, मतलब ना मुझे आती है ख़वातीन कि हम आपकी पिक्चर लेके अपनी बेटी को भेजना चाह रहे हैं कि बेटा ये भी करा सकती हो, तो ये तो हमें पता है। तो वही जैसे सुनीता कह रही है कि आप कुछ ले रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट भी आपने देनी है। तो कलर पेंसिल्स, मार्कर्स एंड भाई तुम्हारे बच्चों को इंटरेस्ट है, जिनके बच्चों को कलर और पेंसिल से इंटरेस्ट नहीं है वो आप डेवलप करेंगे एग्जैक्टली बचपन में। इनके बच्चों को इंटरेस्ट है क्योंकि इनका खुद का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक्टिविटीज करती हैं। माओ को भी तो स्क्रीन से इंटरेस्ट है, क्या करें। अच्छा सुने, नहीं भी है ना, आप बात करें बच्चे से, बात कर लें, आप बैठ जाएं, आप उसको 10 मिनट बात कर लें। चलो पुराना किस्सा सुनाती हूँ, अरे वो किस्सा आधा घंटा हो जाएगा, आप बातें कर, वो भी आगे से किस्से सुनाएगा, हाँ मुझे याद पड़ रहा है, वो आप बात कर लें यार, कम्युनिकेशन कर लें। बहुत चीज़ें हैं बच्चों को, अगर आर्ट्स में नहीं तो किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट जरूर होता है। फॉर एग्जांपल मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं वजदान को अपने साथ खड़ी करती हूँ, तो वैसे ही मेरे साथ कटिंग में हेल्प कर रहा होता है। उसको मैं कोई ऐसा नाइफ दे दूँ जो ज़्यादा शार्प ना हो, तो कोई ना कोई हेल्प, और उसे मज़ा आता है चीज़ें डालने में। तो आर्ट्स में भी अगर नहीं हो तो कोई और चीज़ में। सबसे अच्छी चीज़ है जिस दिन छुट्टी है
कबर्ड बाहर निकाल लो, सफाई। चलो चलो उसको फोल्ड करते हैं। अरे ये तो कितना अच्छा है, ये कितना, अब नेक्स्ट टाइम आपने ये पहनना है, वो खुद ही एंगेज हो जाते हैं उसमें। और सफाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस चोर्स बहुत जरूरी है। तो मैं तो अब पैसे देती हूँ। ये भी अच्छी है पैसे। सरवत, ये तो इसका एक प्रोग्राम था और वो बनता है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया। आपके शो में आके हमेशा बड़ा मजा आता है। और थैंक यू फॉर पिकिंग अप दिस टॉपिक निदा, ये बहुत जरूरी है। कल जब मुझे फोन आया मैंने सबसे पहले पूछा टॉपिक क्या है, उनका पेरेंटिंग। मैंने कहा आ जाऊंगी। सो अल्लाह करे कि हम सबकी कोई ना कोई बात ऐसी हो जो आपको आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने में हेल्प आउट करे। सो दुआ दे दीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है मेरी मर्जी के बगैर तुम्हें मुस्तफ़ा से ब्याह कर लाए हैं, वरना मैं तुम्हें कभी ब्याह के ना लाती मुस्तफ़ा से। बीवी समझदार हो ना, तो नकारा शौहर को भी चला लेती। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी इस शख्स के साथ ब्याह शकीना, मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना। मुझे पता है ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब कर लिया ना, तो निभाओ। कि आज के दिन के लिए जिंदा था कि मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे। कि मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया कि दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की है। मेरे और उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, और जो वो अब बन गया है मुझे नहीं लगता मैं उसका जिंदगी गुजार पाऊंगा। Pack your stuff and get out of my house. कभी मैं कभी तुम देखिए 2 जुलाई से हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ AR वाइट डिजिटल पर।